नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो पिछली क्लासों में हमने न्यूट्रिशन के काफी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है। अब लगभग लगभग समाप्ति की ओर है अपनी न्यूट्रिशन सब्जेक्ट। तो आवाज वगैरह सब कुछ ओके है ना? ठीक। चलो तो शुरुआत करते हैं, है ना? देखिए, तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना कि बीमार पशु का आहार। तो जब कोई भी पशु बीमार होता है तो उसके आहार में और आहार के संगठन में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? जिससे कि जो बीमार पशु है उसको जो डाइजेशन है वो सही तरीके से हो सके, जो भोजन है उसका पाचन सही तरीके से हो सके, और उसके लिए ऊर्जा और जो विभिन्न आवश्यक तत्व हैं भोजन के वो उसको मिल सके। क्योंकि बीमार होने पर या अस्वस्थ होने पर शरीर की जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं वो सभी प्रभावित होती हैं, है ना? तो जब प्रभावित होती हैं या ये कहें कि पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है उसके साथ साथ, तो इसलिए कोई भी जीव हो, चाहे वो पशु है चाहे मनुष्य है, ठीक है, तो उसके आहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल में एडमिट व्यक्ति है या बीमार व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके लिए फल वगैरह लेकर के जाते हैं। ठीक है, जूस पीने की सलाह दी जाती है, हल्का भोजन देने की सलाह दी जाती है, जैसे दलिया हो गया। ठीक है, सुपाच्य मतलब अच्छी तरीके से पच सके, जल्दी पच सके, और जो कि उसको सभी पोषक तत्व भी प्रदान कर सके। ठीक है, तो इसी के बारे में हम चर्चा। देखो, तो क्या है कि बीमार पशु की उपापचयी क्रियाएं, क्या होता है कि जब पशु बीमार हो जाता है तो उसकी उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? प्रभावित होती है। ठीक है, और प्रभावित होने के कारण जो भोजन है उसके संगठन में, संगठन का मतलब हो गया कि जैसे हम जो भोजन में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, मिनरल्स हैं, ठीक है, विटामिन हैं, तो ये सभी क्या मिलकर के एक संगठन बना रहे हैं। तो इसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए, कौन सी चीज कम होनी चाहिए। प्रोटीन दे रहे हैं तो जल्दी पचने वाला होना चाहिए, अच्छी तरह से पचने वाला होना चाहिए, है ना? और पोषक तत्वों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कब? जब पशु बीमार होता है। नॉर्मल अवस्था में तो हम कोई भी चीज कम और ज्यादा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन बीमार पशु के जो आहार है उसके संगठन में और पोषक तत्वों में परिवर्तन करने की क्या होती है? हमें आवश्यकता होती है, जिससे कि जो भोजन हम दे रहे हैं वो सही तरीके से और जल्दी पच सके। अब देखिए, यहाँ पर दो टर्म आती हैं। पहली है इंटरनल पोषण और दूसरी है पेरेंटल पोषण। इंटरनल पोषण किसे कहते हैं? कि अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए जो भोजन दिया जाता है या पोषण दिया जाता है वह क्या कहलाता है? इंटरनल पोषण कहलाता है, इंटरनल न्यूट्रिशन कहलाता है। अब जब कोई भी व्यक्ति या जीव कहाँ पर एडमिट है? हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, तो अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए, कहाँ पर? अस्पताल में, तो उनके लिए जो भोजन दिया जाता है वह क्या कहलाता है? इंटरनल पोषण कहलाता है। ठीक है, दूसरा है पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये कब दिया जाता है? कि जब जो पशु है, ठीक है, या व्यक्ति है, कोई भी जीव है, वह सामान्य रूप से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ होता है। जैसे व्यक्ति बेहोश हो गया, ठीक है, कोमा की स्टेज में चला गया, ठीक, तो उस कंडीशन में नॉर्मली व्यक्ति या कोई भी जीव है वो खाना तो खा नहीं सकता। अगर उसके लिए हम खाना नहीं देंगे या पोषक तत्व नहीं देंगे तो क्या होगा? कि एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, क्यों? धीरे धीरे जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होगा, जबकि शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए, ठीक है, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि वह ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या होगा? लास्ट में जो जीव है उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए उस कंडीशन में जानवर को जो नॉर्मल रूट है, ठीक है, सामान्य रूप से कैसे खा रहा है जानवर? मुंह के द्वारा खा रहा है। तो इसके अलावा जब भोजन दिया जाता है तो कैसे दे सकते हैं हम?
जैसे नॉर्मल सैलाइन दिया जाता है, डीएनएस दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, सामान्य जो रूट है उसके अलावा अन्य रूट है। ठीक है, इंट्रावीनस रूट हो गया, तो वो क्या कहलाता है, पेरेंटल न्यूट्रिशन कहलाता है। तो पोषक तत्वों से परिपूर्ण ऐसे तरल पदार्थ जिन्हें पाचन तंत्र के अलावा अन्य मार्ग से प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, वही चीज हो गई कि हम नॉर्मली क्या है, पाचन तंत्र के जो मुंह है, ठीक है, पाचन तंत्र का भाग है, इसके द्वारा खा रहे हैं। ठीक, लेकिन अब जब अस्वस्थ है पशु या कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव, तो वो नॉर्मल तरीके से तो खा नहीं सकता, तो उसको अन्य मार्ग, और अन्य मार्ग में मुख्य रूप से क्या है कि हम उसको इंट्रावीनस रूट से भोजन प्रवेश कराते हैं। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि जो यूस्टेकियन ट्यूब है उसके द्वारा, मतलब सीधी नली डाल दी, ठीक है, फीडिंग ट्यूब, उसके द्वारा क्या करते हैं, भोजन को सीधे पेट में प्रवेश कराया जाता है। तो वो क्या कहलाएगा, तो पाचन तंत्र के अलावा अन्य मार्ग, जैसे इंट्रावीनस रूट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका पेरेंटल न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक, तो इंटरनल पोषण अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए दिया जाने वाला पोषण है, जो व्यक्ति आसानी से खा सकता है, जैसे दलिया वगैरह हो गया, ठीक, खिचड़ी हो गई, ये सब क्या है, इंटरनल पोषण में आ जाएगा। लेकिन पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या है कि कोई भी जीव सामान्य रूप से खाने में असमर्थ है, पाचन तंत्र के अलावा, यानी पाचन तंत्र जो है उसका उपयोग नहीं हो रहा है भोजन को ग्रहण करने में, उसके अलावा अन्य कोई रूट इस्तेमाल हो रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, पेरेंटल न्यूट्रिशन कहलाता है। अब देखिए, अब व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, कोई भी पशु है या जीव है, तो उस कंडीशन में उसके जो भोजन के संगठन में और जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो किस प्रकार की अवस्था में कौन से पोषक तत्वों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको अधिकांश रोगों में क्या करते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ाया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी जो मात्रा है अधिकांश रोगों में क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन घटाते कब हैं, लीवर से संबंधित लिवर डिजीज में, सर्जरी के टाइम पर, और डायबिटीज के समय। ठीक है, तो जब ये बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, या इस तरह की अवस्था में पशु अस्वस्थ होता है, तो तब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन की जो मात्रा है लीवर सिरोसिस में, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, पेप्टिक अल्सर, जो स्टोमक से संबंधित अल्सर है उनको क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, एचसीएल की मात्रा वगैरह बढ़ने की वजह से ये हो जाते हैं। तो लीवर सिरोसिस में और पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में क्या करते हैं, हम प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बढ़ा रहे हैं। जबकि हेपेटिक कोमा में, एक्यूट यूरेमिया में, और रीनल इनसफिशियंसी में, ठीक है, जब क्या है कि जो अपनी किडनी वगैरह है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हम जो प्रोटीन है इसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है, क्योंकि अन्यथा क्या होगा, रीनल इनसफिशियंसी में कि जो प्रोटीन है वो बाहर वेस्टेज के रूप में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वसा, फैट। जो फैट है सामान्यतः जो कमजोर पशु है, ठीक है, यानी कहते हैं ना कि हड्डियों का सा ढांचा हो रहा है, तो उसमें फैट की कमी है, मसल्स हैं वो डेवलप नहीं है, तो मसल्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है, क्या, और जो शारीरिक ढांचा मतलब क्या, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही कहते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम कमजोर पशुओं के लिए फैट की मात्रा भोजन में हम बढ़ा देते हैं। मॉल एब्जॉर्शन, यानी जब अवशोषण प्रभावित हो रहा हो, अवशोषण की प्रक्रिया है जो कम हो, ठीक है, लीवर से संबंधित डिजीज में क्या करते हैं, हम वसा की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लीवर है, बाइल जूस है, वो वसा के पाइसीकरण में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जब लिवर ही खराब होगा तो वसा का पाइसीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो कि वसा की डाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है, तो वसा का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो लीवर से संबंधित डिजीज में हम क्या करते हैं, वसा की मात्रा को कम कर देते हैं। ठीक है,
लवण, यानी जितने भी मिनरल्स हैं। तो रीनल डिजीज में, ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं कि रीनल डिजीज में जो लवण की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, मुख्य रूप से क्या है, NaCl, ठीक है। और हाइपरटेंशन में सोडियम तत्व, और कार्डियक डिजीज में सोडियम आयन, और पथरी में कैल्शियम और फास्फोरस, इनकी मात्रा को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, ठीक है। कार्डियक डिजीज में जैसे कहते हैं ना कि नमक की मात्रा को क्या किया जाता है, बिल्कुल कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो NaCl को क्या कर दिया जाता है, हृदय से संबंधित बीमारियों में बिल्कुल कम कर दिया जाता है, या नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि जो बीपी है वो बढ़ेगा। जैसे बीपी के पेशेंट के लिए बोला जाता है ना कि भाई नमक कम से कम खाना चाहिए, या ये कहें कि बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। तो हाइपरटेंशन मतलब क्या है, वही है कि जो बीपी के पेशेंट हैं उनमें जो सोडियम तत्व है वो कम कर देना चाहिए, या बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार से पथरी में, यानी रीनल कैलकुलाई में, कैल्शियम और फास्फोरस भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये दोबारा से पथरी का कारण बनते हैं। फाइबर यानी तंतु, कॉन्स्टिपेशन होने पर, कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो मल है वो रुक गया है, ठीक है, उस कंडीशन में फाइबर की मात्रा, यानी कब्ज की कंडीशन में फाइबर की मात्रा को बढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि फाइबर क्या करेंगे, जो जल है, जो वाटर है, उसका एब्जॉर्शन करते हैं। वो वाटर का एब्जॉर्शन करेंगे तो मल को क्या रखेंगे, ये मुलायम रखेंगे, जिससे कि मल के पास आउट होने में, बाहर निकलने में मदद करते हैं। लेकिन पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में और डायरिया की कंडीशन में इनकी मात्रा को कम कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए अपने जो मुख्य मुख्य तत्व हैं कि किस बीमारी में या किस प्रकार के अस्वस्थ कंडीशन होने पर कौन से पोषक तत्व की मात्रा कम कर देनी चाहिए। देखिए, तो मुख्य मुख्य रूप से आपके ये, जैसे अभी बात कर रहे थे हम, कार्डियक इंसफिशियंसी यानी हृदय घात। तो इस कंडीशन में वहां पर हमने बात की थी नमक, लेकिन इसके साथ साथ वसा की मात्रा, नमक और वसा दोनों को ही नहीं देना चाहिए, या ये कहें कि बहुत कम मात्रा में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनकी मात्रा कम गिर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। रीनल इनसफिशियंसी में हम बात कर रहे थे, यानी रीनल कैलकुलाई, पथरी। तो पथरी कंडीशन हमने बात की थी कि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कम कर देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी मिनरल्स है और प्रोटीन, इनकी भी मात्रा को क्या कम कर देना चाहिए, हमें कम कर देना चाहिए। डायरिया की कंडीशन में फाइबर को कम कर देना चाहिए और प्रोटीन को कम कर देना चाहिए। फाइबर की मात्रा को बढ़ाते किसमें है, कब्ज की कंडीशन में इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य अपने पॉइंट हैं जो कि किसके लिए, बीमार पशुओं से, जो आहार से संबंधित होते हैं। पहली चीज कि बीमार पशु, पशु के बीमार होने पर क्या होता है कि उसकी उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो डाइजेशन, एक जिसमें डाइजेशन भी आ जाता है, पाचन क्रिया भी आ जाता है, तो वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसलिए उसके भोजन के संगठन में, ठीक है, क्या होती है, परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरा है, इसमें डेफिनेशन है दो, इंटरनल पोषण और पेरेंटल पोषण। अस्पताल में जब कोई जीव भर्ती रहता है, एडमिट रहता है, तो जब उसके लिए भोजन दिया जाता है या जो पोषण दिया जाता है अस्पताल में भर्ती रोगी के लिए, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल पोषण या इंटरनल न्यूट्रिशन बोल दिया जाता है। पेरेंटल न्यूट्रिशन कब कहेंगे, जब कोई भी जीव सामान्य रूप से खाना खाने में असमर्थ है, या ये कहें कि पाचन तंत्र के अलावा जब किसी अन्य मार्ग से भोजन दिया जाए, तो वह पोषण क्या कहलाता है, पेरेंटल न्यूट्रिशन कहलाता है। दूसरा था अपना कि जितने भी ये पोषक तत्व हैं, ठीक है, इनकी मात्रा में, इनके संगठन में कब इनको बढ़ाना चाहिए और कब इनको घटाना चाहिए, ठीक है। ये उससे संबंधित कि कौन कौन से रोगों में या कौन कौन सी अवस्थाओं में इनको हम बढ़ा सकते हैं, और कौन कौन सी अवस्थाओं में जो अपने पोषक तत्व हैं, ठीक है, इनको हम घटा सकते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से अपने जो हमें ध्यान देना है ज्यादातर कि हृदय घात में, ठीक, या ये कहें कि हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं,
उनमें वसा और नमक को नहीं देना चाहिए, या इनकी मात्रा बहुत कम कर देनी चाहिए। रीनल कैल्कुलाई में, पथरी की कंडीशन में, प्रोटीन और मिनरल में भी कौन से मुख्य रूप से कैल्शियम और फॉस्फोरस, इनकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। डायरिया की कंडीशन में फाइबर तो कम करना ही चाहिए, लेकिन साथ में प्रोटीन की मात्रा भी कम कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी किससे संबंधित, बीमार पशुओं के राशन से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है अपना कि जो चारा है उसकी पोषक गुणवत्ता को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या ये कहें कि चारे की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने के तरीके। ठीक है, ये एक आपका टॉपिक है। तो कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला तो यही है कि कोई भी चारा है, मान लो कि वो पोषक तत्वों से युक्त नहीं है। पहला तो क्या हो गया कि कोई भी चारा है जो पोषक तत्वों से युक्त नहीं है, तो क्या करेंगे हम कि उसमें पोषक तत्व हम मिला सकते हैं। कोई भी पोषक न्यूट्रिशन है उसको हम मिला सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसमें पोषक तत्व आ जाएंगे। ठीक है, तो पोषक तत्वों को मिला करके या उनकी आपूर्ति करके हम क्या कर सकते हैं कि चारे की गुणवत्ता को हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या क्या बढ़ा सकते हैं हम, क्या क्या चीज मिला सकते हैं उसमें। पहला है यूरिया व मोलेसेज द्वारा उपचार। ठीक है, दूसरा है लेग्यूमिनस भूसा मिलाकर, तीसरा हरा चारा मिलाकर, और चौथा साइलेज बनाकर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो चारा है जिसमें पोषक तत्व कम है या नहीं है, ठीक है, तो उनकी पोषकता को इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यूरिया क्या है, यूरिया से क्या होगा, ठीक है, कि जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसकी मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, मोलेसेज क्या है कि जो शुगर इंडस्ट्री वेस्ट है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, तो इससे क्या होगा कि चारे की गुणवत्ता बढ़ेगी। अगला है लेग्यूमिनस भूसा मिलाकर। लेग्यूमिनस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, क्या होगा, प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा लेग्यूमिनस चारा मिलाने से। ठीक है, हरा चारा मिला देंगे तो चारा क्या हो जाएगा, रसीला हो जाएगा। ठीक है, उसमें प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, साइलेज बनाकर तो वही चीज इसमें क्या होगा कि जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी। कोई भी जो चारा कैसा है जिसमें पोषक तत्व, ये तो हो गई पोषक तत्वों की आपूर्ति करके। अब दूसरी विधि है कि अन्य विधि। अन्य विधि में क्या क्या आ जाती हैं इसमें, भौतिक विधियां आ जाती हैं, जो कि हम चारे के प्रसंस्करण में पढ़ चुके हैं। ठीक है, भौतिक विधियां आ जाएंगी। भौतिक विधियां यानी जो चारा है उनको हम काट करके, ठीक है, स्टीम के द्वारा पैलेट्स बना करके, ये सब चीजें आ जाएंगी इसमें। दूसरा है रासायनिक विधि। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों से चारे को क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। तो उनसे उपचारित करने के बाद क्या होता है कि जो चारा है उसकी गुणवत्ता में, पाचकता में, ठीक है, विभिन्न पोषक तत्वों की जो मात्रा है उसमें परिवर्तन आ जाता है और चारे की पोषकता बढ़ जाती है। तीसरा होता है कि जो ये दोनों हैं, इन दोनों को कंबाइंड रूप से, यानी भौतिक विधि का भी यूज कर रहे हैं हम चारे की पोषकता को बढ़ाने में, और साथ में हम किस विधि का यूज कर रहे हैं, रासायनिक विधि का भी उपयोग हम करते हैं। तो जब इन दोनों विधियों का एक साथ उपयोग करते हैं तो ये क्या हो जाती है, कंबाइंड मेथड, संयुक्त विधि, मिश्रित विधि, है ना। और तीसरा होता है, सॉरी, चौथा, जैविक विधि।
इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स हैं उनका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, रोट फंजाई का उपयोग कर लेते हैं, मशरूम का उपयोग इसमें कर लेते हैं। इसके बारे में बात करेंगे हम अभी। ठीक है, एक तो हो गई अपनी पोषक तत्वों की आपूर्ति करके, जिस प्रकार के पोषक तत्वों की उसमें कमी है उसी प्रकार से हम चारे में क्या करते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, मिला दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या है कि चारे की गुणवत्ता थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर है अन्य विधियां, जिसमें हम भौतिक विधि उपयोग करते हैं, रासायनिक विधि का उपयोग करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं। भौतिक और रासायनिक दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैविक विधि में एंजाइम्स, रोट फंजाई, मशरूम वगैरह का उपयोग हम करते हैं। किस तरह से करते हैं उसके बारे में बात देखिए। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक विधि। तो भौतिक विधि में क्या है, सबसे पहले कि हमने चारे को भिगो करके, ठीक है, चारे को भिगो दिया, उससे क्या उसकी पाचकता बढ़ेगी, पाचकता बढ़ेगी तो उससे जो भी पोषण वगैरह मिल रहा है वो ज्यादा मिलेगा। तो भिगो करके, काट करके, जो चारा वेस्टेज रूप में जा रहा था बिना काटे जब हम डालते हैं जानवर के लिए, तो जो चारा है वो वेस्टेज होता है। ठीक है, जो मोटे मोटे कुछ भाग होते हैं उनको जानवर खा नहीं पाता है। ठीक है, चाहे वो पोषकता से भरपूर हो, लेकिन फिर भी ज्यादा मोटा होने के कारण जानवर उन डंठलों को छोड़ देता है। लेकिन जब वहीं हम उसी चारे को काट करके या पीस करके, ठीक है, जानवर के लिए देते हैं, डंठलों को हमने छोटा कर दिया तो जानवर उनको आसानी से खा लेता है। ठीक है, तो काट पीस कर इस तरह से हम दे सकते हैं विकिरणों के द्वारा। ठीक है, पैलेट बनाकर, बात की थी हमने कि चारे को बिल्कुल मिक्स कर लिया और उसके बाद उसको क्या करते हैं, एक डाई के रूप में छोटे छोटे से टुकड़ों के रूप में निकाला जाता है मशीन से, फिर उनको सुखा करके जानवर के लिए दिया जाता है। भाप द्वारा ट्रीटमेंट करके, भाप और दाब दोनों विधियों का उपयोग करके, सूर्य के प्रकाश द्वारा जैसे हे वगैरह हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब किसमें आ जाती हैं, भौतिक विधियों में आ जाती हैं। तो इन विभिन्न भौतिक विधियों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, जो चारा है उसकी पोषकता को बढ़ाते हैं। ठीक, वहीं दूसरा है रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधियों में किनका उपयोग करते हैं हम, रसायनों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं इसमें, रसायनों का उपयोग। जैसे पहला हो गया क्षारों के द्वारा, तो कौन कौन से क्षार उपयोग कर सकते हैं हम, NaOH, KOH, ठीक है, COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH। ठीक है, अब अम्ल है, तो अम्ल में H2SO4 आ गया और HNO3 आ गया। ठीक है, ये दो अलग अलग हैं। तो अम्ल और क्षार का उपयोग हम यहाँ पर किस लिए करते हैं, जो चारा है उसके उपचार में करते हैं। नेक्स्ट, अमोनिया का उपयोग करके भी चारे की पोषकता को बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से नमक मिला करके, ठीक है, क्या करते हैं नमक द्वारा कि चारे को थोड़ा सा स्वादिष्ट बना, नमक भी क्या है, एक तरह का रसायन है, NaCl है। ठीक है, तो इससे भी क्या है, चारे की पोषकता, स्वादिष्टता वगैरह बढ़ती है। ठीक, नेक्स्ट है गैसों के द्वारा। कौन कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है इसमें, क्लोरीन, सल्फर डाई ऑक्साइड, मुख्य रूप से इन दो गैसों का उपयोग किया जाता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में H2O2 और O3, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ओजोन, इनका उपयोग हम इसमें करते हैं, चारे के उपचार में करते हैं। ठीक है, अम्ल, क्षार, ठीक है, इसके अलावा क्या आ गए अपने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गए और गैसें आ गई। इनका उपयोग हम किस में करते हैं, चारे के रासायनिक उपचार में हम करते हैं। ठीक है, तो दो विधियां अपनी हो गई। तो पहली तो हमने पढ़ ली कि भौतिक विधि, ठीक है, और दूसरी हो गई अपनी रासायनिक विधि। नेक्स्ट है कि भौतिक विधि और रासायनिक विधि दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे पैलेटिंग तो कौन सी हो गई, भौतिक विधि हो गई, लेकिन इसी के साथ साथ हम NaOH रासायनिक रसायन का भी उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गई, रसायन और भौतिक विधि। ठीक है, तो यही ये है विधि, कौन सी है, भौतिक और रासायनिक विधि का उपयोग करके। तो रसायन के द्वारा भी ट्रीट कर रहे हैं उसको, और उसकी क्या कर रहे हैं, चारे की पैलेटिंग भी कर रहे हैं। पैलेटिंग यानी छोटे छोटे
उसके पैलेट्स हम बना रहे हैं। टुकड़ों में हम, जैसे सेवइयां होती है ना, या फिर जैसे नमकीन बनाई जाती है, लॉन्ग सेव टाइप की नमकीन होती है, तो उसी प्रकार से क्या है, पैलेट बनाए जाते हैं इसके चारे। तो एनएओ से ट्रीट किया और उसकी हमने क्या कर दी, पैलेटिंग कर दी। तो ये क्या हो गया, मिक्सिंग हो गई एक तरह से। कौन कौन सी विधियों की, भौतिक और रासायनिक, दोनों विधियों की क्या हो गई, ये एक तरह से कंबाइंड विधि हो गई। ठीक है, मिश्रित विधि हो गई। दूसरी हो गई कि स्टीम से भी ट्रीट किया हमने, और साथ में किससे कर रहे हैं हम, एनएओ से भी चारे को हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। तो ये क्या है, भौतिक और रासायनिक विधियों का संयोजन काम में लिया। नेक्स्ट है जैविक विधि। जैविक विधि में किस किस का उपयोग कर रहे हैं हम, एंजाइम्स का उपयोग करते हैं, रूट फंजाई का उपयोग करते हैं, और मशरूम का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो जैविक विधि, इनमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी तरह से कि भाई के मशरूम द्वारा चारे का उपचार कौन सी विधि से संबंधित है, भौतिक विधि से, रासायनिक विधि से, जैविक विधि से, है ना, सभी से। तो इस तरह से इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है। या सेलुलेज एंजाइम द्वारा चारे का उपचार कौन सी विधि से संबंधित है ना, या फिर बोल पूछ ले कि भाई जैविक विधि से आ, में किसका उपयोग किया जाता है, सेलुलेज का, व्हाइट रूट फंजाई का, मशरूम का, एनएओएच का। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अब देखिए, जो सेलुलेज एंजाइम है, इसका उपयोग किस दर से किया जाता है। ठीक है। और ये क्या करता है, पहला है कि जो सेलुलेज एंजाइम है, ठीक है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किस दर से किया जाता है, 25 mg पर 100 kg भूसे की दर से इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है। और जिससे जो सेलुलेज है उसका पाचन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक। ये क्या करता है कि सेलुलोज और जो हेमी सेलुलोज का लिग्निन के साथ बॉन्डिंग होती है, उसको ये तोड़ने का काम करता है, जिससे कि जो सेलुलेज है उसकी पाचन की दर बढ़ जाती है। दूसरा है व्हाइट रोट फंजाई। ठीक है, या मशरूम। ये भी क्या करते हैं कि लिग्निन का अपघटन करते हैं, यानी लिग्निन को ये तोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, चारे की पोषकता बढ़ती है। क्योंकि लिग्निन को तोड़ दिया तो लिग्निन क्या है कि एक अपचनीय पदार्थ है। ये भोजन का जो, या फिर सेलुलेज वगैरह जो है, ये सेलुलोज जो होता है उसके पाचन को ये स्लो करता है। सभी प्रकार का जो पाचन है, भोजन का जो पाचन है, उसको ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है। इसलिए सेलुलोज का जो पाचन है उसके लिए लिग्निन को तोड़ना बहुत आवश्यक होता है। तो एंजाइम्स हो, चाहे व्हाइट रूट फंजाई हो, चाहे मशरूम हो, इनका काम क्या है कि लिग्निन का अपघटन करना, लिग्निन को तोड़ना। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेलुलोज है उसका पाचन बढ़ जाता है। ठीक है, या उसका पाचन जो है आसानी से हो जाता है। अगला है रासायनिक उपचार द्वारा सेलुलोज व हेमीसेलुलोज के लिग्निन के साथ जो बंध होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, तोड़कर बोल दिया जाता है। जो लिग्निन है उसको क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वही बात कर रहे थे कि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज हैं, ठीक है, वो आसानी से पच जाते हैं। ठीक। तो एंजाइम्स हो, चाहे व्हाइट रोड फंजाई हो, चाहे मशरूम हो, इनका काम क्या है कि जो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का लिग्निन के साथ जो बॉन्डिंग है, जो बंद होता है, उसको तोड़ना, जिससे हेमी सेलुलोज और सेलुलोज लिग्निन से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और इनका पाचन आसान हो जाता है। लिग्निन क्या करता है कि जो भोजन है उसकी पाचकता को कम करता है। पाचकता को कम करता है तो उसके साथ साथ ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज भी नहीं पच पाते। इसलिए लिग्निन को तोड़ने के लिए एंजाइम्स, जिसमें मुख्य रूप से सेलुलेज, व्हाइट रूट फंजाई और मशरूम का उपयोग किया। ठीक है। तो इस तरह से अपने ये जो चारे की पोषकता को बढ़ाने की विधियां हैं, कौन कौन सी हो गई इसमें, पहली भौतिक विधि हो गई, जिसमें हम चारे को क्या कर रहे हैं, भिगो रहे हैं, पीस रहे हैं, पैलेटिंग कर रहे हैं उसकी। ठीक है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके भाप के द्वारा, विकिरणों के द्वारा। ठीक है। और क्या कर रहे हैं कि भाई सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी उसको, चारे को सुखाया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि उसमें तमाम तरह की जो फफूंदी वगैरह है वो ना लगे। दूसरा है एक रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में विभिन्न प्रकार के अम्लों का उपयोग हम कर रहे हैं, क्षारों का उपयोग कर रहे हैं,
अमोनिया के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जाता है, नमक को भी मिलाया जाता है। ठीक है, गैसों से ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड और ओजोन, H2O2 और O3, ओजोन। ठीक है, इनका उपयोग करते हैं। ये तो रासायनिक विधि। और जब दोनों का उपयोग एक साथ किया जाए, भौतिक और रासायनिक, उसको क्या बोल देते हैं हम? मिश्रित विधि कहते हैं, जहां पर दो विधियों का एक साथ उपयोग किया जाता है। NaOH रसायन हो गया, और पैलेटिंग कौन सी विधि हो गई? भौतिक विधि। ठीक है, और NaOH रसायन हो गया, और स्टीम क्या हो गई? भौतिक विधि। तो यहाँ पर भौतिक विधि और रासायनिक विधि दोनों का क्या है? कॉम्बो उपयोग में लिया जा रहा है। नेक्स्ट है जैविक विधि। तो जैविक विधि में तो विभिन्न प्रकार के जो जैव रसायन हैं, जैसे जिसमें एंजाइम्स हो गए, व्हाइट रोड फंजाई हो गई, मशरूम हो गई, इनका उपयोग करते हैं। और इन सभी का उद्देश्य क्या है? कि जो भोजन है, ठीक है, जो भी चारा जानवर खा रहा है, चारे मुख्य रूप से क्या होता है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। इसके जो बॉन्डिंग होती है वो किसके साथ होती है? लिग्निन के साथ। लिग्निन ही इनकी पाचकता में अवरोध पैदा करता है। तो जब हम लिग्निन को अलग कर देते हैं सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से, तो इनका पाचन आसान हो जाता है। तो उसी पाचन को आसान करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? सेलुलोज एंजाइम्स मिलाते हैं, या व्हाइट रोट फंजाई मिक्स की जाती है, या मशरूम उसमें मिक्स की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना किससे संबंधित? चारे की पोषकता बढ़ाने से संबंधित। अब देखिए, अब जो चारे में मिक्सिंग की जाती है, जो भूसे का उपचार है, देखो, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने बात कर ली। अमोनिया की भी बात कर रहे थे हम। ठीक है, और यूरिया के द्वारा भी चारे का क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। तो भूसे का उपचार, ठीक है, मुख्य रूप से किस किस के द्वारा कर सकते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा भी कर सकते हैं, अमोनिया के द्वारा भी कर सकते हैं, और यूरिया के द्वारा भी कर सकते हैं। अमोनिया की जो दर है मिलाने की, या इनकी, मुख्य रूप से जो ज्यादातर दी गई हुई है वो है आपकी 4 kg/100 kg भूसे के हिसाब से। ठीक है, तो 4 kg प्रति 100 ग्राम भूसे के लिए, जो ये 4 kg मतलब 4% की दर से इनकी मात्रा सफिशियंट रहती है। किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और अमोनिया की। उसी प्रकार से जो यूरिया है, यूरिया की भी कितनी मात्रा दी जाती है? कितने चारे के लिए आवश्यक होती है? 4 kg जो यूरिया है वो 100 kg भूसे के लिए सफिशियंट होता है। लेकिन इसका यूज कैसे किया जाता है? कि जो यूरिया है, 4 kg यूरिया को पहले किस में मिक्स करते हैं? 80 लीटर पानी में। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? कि मान लो कि ये फर्श हो गई अपनी, इस पर नीचे हमने पॉलीथीन वगैरह लगा ली। इस पर पहले भूसे की हमने क्या लगा ली? एक परत बना ली। ठीक है, इस पर जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, 4 kg यूरिया को किस में मिक्स करके? 80 लीटर पानी में। ठीक, तो इसके द्वारा क्या कर देंगे? इसके ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है, अब छिड़काव करने के बाद, इस तरह से समझें आप, हमने क्या कर दिया? ये यूरिया का छिड़काव हो। ठीक है, दोबारा से क्या करेंगे हम? फिर दोबारा से लेयर बनाएंगे, किसकी? भूसे की लेयर बनाएंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम? इसके ऊपर फिर यूरिया का छिड़काव करेंगे, जो हमने विलियन बना रखा है, सॉल्यूशन बना रखा है। ठीक है, इस तरह से अपने जो 100 kg हमारा जो चारा है, उसको हम इस तरह से छिड़काव करके और उसके ऊपर स्प्रे करके, किसकी? जो यूरिया का विलियन है। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है? चारे का उपचार किया जाता है। और इसको क्या कर देते हैं? बिल्कुल ढक दिया जाता है, और इसको तुरंत नहीं खिलाते, है ना। लगभग 18 से 20 दिनों के बाद, 21 दिनों के बाद इसको खिलाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा? यूरिया ट्रीटेड भूसा, है ना। ये बात हो गई। तो इस तरह से यूरिया के द्वारा क्या किया जाता है? यूरिया के विलयन से क्या किया जाता है? चारे को उपचारित किया जाता है। ठीक है, ये बात।
अब बात करते हैं कि जो चारे में हम यूरिया मिला रहे हैं या यूरिया फीडिंग जो कराई जा रही है, वो किन जानवरों को हम करा सकते हैं और किस प्रकार से हम करा सकते हैं। ठीक है, देखिए। सबसे पहले जो यूरिया है, क्या है? यूरिया एक प्रकार का एनपीएन प्रोडक्ट है। एनपीएन का मतलब क्या है? नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन पदार्थ। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि यूरिया जो है, नाइट्रोजन तो है, नाइट्रोजन तो है, लेकिन प्रोटीन नहीं है। यूरिया को हम प्रोटीन नहीं कह सकते। यानी इसके अंदर नाइट्रोजन तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन प्रोडक्ट या सब्सटेंस बोल दिया जाता है, या एनपीएन कंपाउंड इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, यानी यूरिया से नाइट्रोजन तो मिलती है, प्रोटीन जिस तरह से प्रोटीन से हमें नाइट्रोजन मिलती है, उसी प्रकार से यूरिया से भी क्या मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोटीन है। ठीक, ठीक है सर। अब फिर क्या होगा, इसका किस तरह से उपयोग होगा? जो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, क्योंकि जब हम फीड के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग ले रहे हैं ना भाई, नाइट्रोजन ये प्रोटीन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको उपयोग में ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं इसको? ऐसी क्या उपयोगिता है इसकी कि जो हम इसको उपयोग कर रहे हैं और ये जानवरों के लिए फायदेमंद है? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी जो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इस नाइट्रोजन का उपयोग, ठीक है, यूरिया से प्राप्त नाइट्रोजन, ठीक है, का उपयोग, ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि यूरिया किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में। आगे बात करेंगे हम। का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा, कौन से सूक्ष्म जीवों द्वारा? रूमिनट, रूमन में उपस्थित। ठीक है, तो रूमन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और किसमें किया जाता है? प्रोटीन बनाने में। किसमें करते हैं? प्रोटीन बनाने में। और इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि सूक्ष्म जीव बना रहे हैं, तो इसी प्रोटीन को हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोबियल प्रोटीन बोल दिया जाता है। क्या कह देते हैं इसको? माइक्रोबियल प्रोटीन। ठीक है, अब ये तो कुछ अलग ही हो गया, चलो छोड़ो इसे। ठीक है, नेक्स्ट ऐड कर लेते हैं इसे। देखिए, हाँ, तो जो प्रोटीन है, सॉरी, यूरिया है, यूरिया किस किस को हम खिला सकते हैं? देखो, रूमिनेंट,
जानवरों को, जितने भी रूमिनेंट जानवर हैं जिनमें रूमन उपस्थित है, ठीक है, उन सभी को हम यूरिया फीडिंग करा सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा, 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों को, क्योंकि रूमन को डेवलप होने में कम से कम 6 माह का समय लगता है। ठीक है। तो जितने भी रूमिनेंट जानवर हैं उनको हम यूरिया फीडिंग करा सकते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, कम से कम जिनकी उम्र कितनी हो, 6 माह हो, उनको हम यूरिया फीडिंग करा सकते हैं। तो 6 माह से कम उम्र के बच्चों को अब इनको यूरिया फीडिंग नहीं करानी चाहिए। नंबर 1, 6 माह से कम उम्र के बच्चों को, 6 माह से कम उम्र के बच्चों, ठीक है, क्योंकि रूमन विकसित होने में, क्योंकि रूमन विकसित होने में कम से कम 6 माह लगते हैं। ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि 6 माह से कम उम्र के बच्चों को रूमिनल यूरिया फीडिंग नहीं करानी चाहिए। दूसरा, नॉन रूमिनेंट को, अरूमंथी पशुओं को, अरूमंथी, ठीक है, नॉन रूमिनेंट को, नॉन रूमिनेंट पशुओं को यूरिया फीडिंग नहीं करानी चाहिए। ठीक है। तो किनको करा सकते हैं? 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों को, और जो रूमिनेंट जानवर हैं जिनमें रूमन उपस्थित है उनको हम यूरिया फीडिंग करा सकते हैं। ठीक है। ये चीज हो गई। अब जो ये यूरिया फीडिंग है, इससे क्या होगा, या फिर इसमें क्या क्या चीज, इसका जो पोषक तत्व है वो क्या क्या होते हैं? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है लगभग 46.6%। ठीक है। दूसरी चीज, यूरिया में किसी भी प्रकार की ऊर्जा, ठीक है, ना तो इससे ऊर्जा मिलती है, ठीक है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है, ये याद रखना है। ठीक है। यूरिया से किसी प्रकार की एनर्जी जानवर को प्राप्त नहीं होती है। दूसरा, और इससे क्या होगा, कोई भी मिनरल वगैरह भी इसमें नहीं होते हैं, मिनरल अनुपस्थित। ठीक है। अब देखिए, यूरिया फीडिंग कराने से होता क्या है, इस तरह से ये जो जानवर है उसके पोषक मान को बढ़ाने में, या ये कहें कि यूरिया किस तरह से पोषकता को बढ़ाने में मदद करता है। देखो, ये देखते हैं हम। सबसे पहले
हमने अभी बात की थी कि जो यूरिया है, यूरिया से हमें क्या चीज प्राप्त हो रही थी? नाइट्रोजन मिल रही थी। लेकिन यूरिया प्रोटीन नहीं है। तो जितनी भी प्रोटीन होती हैं उनके पचने के बाद जो जीव है उनको क्या मिलता है? नाइट्रोजन कंटेंट प्राप्त होता है। यूरिया से भी वही नाइट्रोजन मिल रही है। लेकिन जो यूरिया है वो मतलब प्रोटीन नहीं है। तो ये क्या होता है? यूरिया नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन यानी एनपीएन कंपाउंड होता है। ठीक है। अब एनपीएन कंपाउंड तो ये है ही है, लेकिन यूरिया के अलावा भी और भी होते हैं एनपीएन कंपाउंड्स, जैसे बाईयूरेट्स हो गए, है ना। इसके अलावा पायरामिडीन, कुछ नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं, ये भी क्या है? आपके जो एनपीएन कंपाउंड्स के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? एनपीएन कंपाउंड होते हैं। अब देखो, जो टोटल नाइट्रोजन कोई भी जो जानवर है जो खाना पीना खाता है, ठीक है, प्रोटीन से नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है, या फिर यूरिया से नाइट्रोजन मिल रही है। तो जितनी भी नाइट जो एक नॉर्मल खाना होता है, या जो हम एक तरह से आदर्श हम राशन मान के चल रहे हैं, उस राशन के द्वारा जो जानवर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है, यानी राशन में कोई भी जो राशन है, उस राशन में से जित जो टोटल नाइट्रोजन प्राप्त हो रही है, तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 85%, कितनी? 85% जो नाइट्रोजन है वो किससे प्राप्त होती है? ट्रू प्रोटीन से। जो वास्तविक प्रोटीन यानी वाकई में क्या है, प्रोटीन है, उनसे प्राप्त हो रही है। और 15% हम ये मान के चलते हैं कि किससे प्राप्त हो रही है? वो यूरिया से प्राप्त हो रही है। या इस तरह का हम जो प्रपोर्शन है वो अपना होना चाहिए। ठीक। अब जो ये ट्रू प्रोटीन है, इस 85% में से जो 40% प्रोटीन है, ठीक है, वो कहां पहुंच जाती है? बाईपास होकर के ये प्रोटीन कहां चली जाती है? बाईपास हो जाती है। बाईपास का मतलब है कि रूमन, रेटिकुलम, ठीक है, ओमेजम, इनमें ना जाकर के सीधे कहां पहुंचती है? एब ओमेजम में पहुंचती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रोटीन किससे बच गई? माइक्रोबियल डाइजेशन से बच गई। ठीक है, क्योंकि रूमन में क्या है? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, माइक्रोबियल डाइजेशन होता है। तो ये क्या हो गई? बाईपास हो गई। कौन से रूट से? रूमन से, रेटिकुलम से और ओमेजम से। और कहां पहुंच गई? सीधे एबोमेजम में। तो इन तीनों पार्ट को छोड़ दिया इसने। ठीक है, क्योंकि रूमन के द्वारा जो डाइजेशन चलता है, माइक्रोबियल डाइजेशन, वो रूमन रेटिकुलम में चलता रहता है और लास्ट में एबोमेजम तक थोड़ा सा वो रहता है। तो ये क्या हो गई? इन तीनों भागों को क्या कर गई? पास कर गई। इसलिए क्या बोल दिया इसको? बाईपास प्रोटीन। लेकिन जो बाईपास प्रोटीन है वो कितनी होती है? 40%। ट्रू प्रोटीन जो वास्तविक प्रोटीन है, उसका कितना भाग बाईपास के रूप में पहुंचता है वो मेजम में? लगभग 40%। ये तो क्या हो गई? वास्तविक प्रोटीन। और इस वास्तविक प्रोटीन का मात्र और मात्र 40% भाग हाँ क्या हो रहा है? बाईपास हो रहा है। बाईपास हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एबोमेजम के लिए। ठीक है, कहाँ पहुंच रहा है? एबोमेजम में पहुंच रहा है। और एबोमेजम के बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह से वहां ये प्रोटीन का क्या कर लिया जाता है? अवशोषण। पाचन के द्वारा पाचन के बाद क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। लेकिन इस 85% का 60% भाग, ठीक है, जो प्रोटीन है, इसमें कन्वर्ट कर दी जाती है, अमोनिया में परिवर्तित कर दी जाती है। वहां पर रूमन में, क्योंकि ये बाईपास नहीं कर पाई और कहाँ पहुंच गई? रूमन में। और जैसे ही रूमन में पहुंची, रूमन में पहुंचने पर क्या कर दिया इसका? माइक्रोबियल डाइजेशन। और माइक्रोबियल डाइजेशन के द्वारा यह जो प्रोटीन है किस में कन्वर्ट कर दी? अमोनिया। ठीक। तो एक तो अमोनिया हमें यहां पर मिल गई रूमन में। ठीक। दूसरा है
ये जो एनपीएन कंपाउंड है, ठीक है, यूरिया, ये तो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? 100% सूक्ष्म जीवों द्वारा, ठीक है, या ये कहें सूक्ष्म जीवीय पाचन। सूक्ष्म जीवीय पाचन द्वारा कहां पर हो रहा है सूक्ष्म जीव पाचन? रूमन में। और किस में कन्वर्ट हो गई ये पूरी पूरी? 100% अमोनिया में परिवर्तित हो गई। अब हमें जो प्रोटीन है, जो नाइट्रोजन है, जो वास्तविक प्रोटीन से मिल रही है, चाहे वो यूरिया से मिल रही है, तो दो जगह से अपने पास अमोनिया आ रहा है। कहां पर आ रहा है? दोनों जगह से। रूमन। किसके द्वारा आ रहा है? सूक्ष्म जीवीय पाचन के द्वारा। वास्तविक प्रोटीन का 60% भाग अमोनिया के रूप में आ रहा है, और यूरिया का 100% भाग किसके रूप में आ रहा है अपने पास? अमोनिया के रूप में आ रहा है। कहां पर आ रहा है? रूमन में आ रहा है। ठीक है। तो अब रूमन में जो अमोनिया बन रही है, ठीक है, अब इस अमोनिया का क्या होगा? देखो, दो जगह से अपने पास अमोनिया आई। कहां पर आई? रूमन में। एक तो वास्तविक प्रोटीन से आई, समझ में आ रहा है ना? कैसे आई? टोटल नाइट्रोजन किससे, किससे प्राप्त हुई? वास्तविक प्रोटीन से प्राप्त होती है, और हमें यूरिया से प्राप्त होती है। अब जो वास्तविक प्रोटीन है उसका 40% भाग तो एज ए प्रोटीन के रूप में कहाँ चला गया? बाईपास हो गया। ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन के रूप में ही उपलब्ध हो गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जो प्रोटीन कहाँ फंस गई? रूमन में पहुंच गई। ठीक है। उसका क्या हुआ? यानी इस प्रोटीन का 60% भाग रूमन कहाँ फंस गया? रूमन में। तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? अमोनिया में। और यूरिया तो पूरा का पूरा अमोनिया में कन्वर्ट हो ही रहा है। ठीक है। तो दो जगह से रूमन में अपने पास अमोनिया आई। एक तो वास्तविक प्रोटीन का 60% भाग, और यूरिया का 100% भाग इसके रूप में आया, अमोनिया के रूप में आ गया। कहां पर? रूमन में आ गया। अब इस रूमन में से, यानी हम पूरी को क्या मान रहे हैं? 100%। जितनी भी अमोनिया बनी, उस अमोनिया का 90% भाग, ठीक है, यानी 90% अमोनिया सूक्ष्म जीवों के द्वारा किसमें परिवर्तित कर दी जाती है? प्रोटीन में परिवर्तित कर दी जाती है। जितनी भी अमोनिया बन रही है वह किस में परिवर्तित कर दी गई? प्रोटीन में कन्वर्ट कर दी गई। इसी को हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोबियल प्रोटीन। ठीक। अब बची 10%। इस 10% का क्या हुआ? ये गई साहब लीवर में। ठीक है। यूरिया साइकिल में एंटर कर गई है। और अब इस 10% में, ठीक है, इस 10% का जो 10% भाग है वह तो लार में आ जाता है। ठीक है। जो जितनी भी जो 10% अमोनिया थी वो कहाँ पहुंची? यूरिया साइकिल में पहुंची, और यूरिया साइकिल के द्वारा कहाँ पहुंची? लीवर में। और लीवर में पहुंचने के बाद इस लीवर से ही 10% भाग तो कहाँ आ गया? अपने सलाइवा, जो लार है, लार स्राव में आ गया। ठीक है। और बाकी 90% जो भाग है वह कहाँ चला जाता है? अपने यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है कि जितनी भी अपने पास नाइट्रोजन है, चाहे वो वास्तविक प्रोटीन से प्राप्त हो रही हो, चाहे वो यूरिया से प्राप्त हो रही हो, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि 85% जो नाइट्रोजन है वो वास्तविक प्रोटीन से मिलती है, और 15% हम मान के चलते हैं कि यूरिया से मिलती है। वास्तविक प्रोटीन दो जगह पर बढ़ जाती है। ठीक है। वहां पर बाईपास प्रोटीन के रूप में, और बाईपास तो रूमन रेटिकुलम ओमेजम को पास पार कर गई और कहां पहुंच गई? एब ओमेजम में चली गई। ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन एंटर करी कहां पर? रूमन में, उसको क्या कर दिया गया? अमोनिया में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है। तो यहां पर अमोनिया बन गई किसके अंदर? रूमन के अंदर। जो रूमन है उसके अंदर क्या रह गई? अमोनिया। कहां से आ गई एक अमोनिया? तो अपने पास इस ट्रू प्रोटीन का 60% भाग आ गया। ठीक है। दूसरा जो यूरिया था, इस यूरिया की जो अमोनिया थी कितनी? 100%। ये वाला भाग हो गया। तो जितनी भी अमोनिया बनी कहां पर? इस रूमन के अंदर। ये क्या है? इसको हम रूमन मान लेते हैं।
इसको इस तरह से करते हैं। ये हो गया पूरा अपना रूमन। ठीक है। इस रूमन के अंदर 60% वाला भाग तो ये हो गया, और 100% वाला भाग ये हो गया, यानी यूरिया से आ गया 100% भाग, और 60% आ गया ट्रू प्रोटीन से। ठीक है। 60 हो गया और प्लस 100 हो गया। अब ये जो भी अमोनिया है, ठीक है, इस अमोनिया का क्या होगा कि इस रूमन के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव हैं, रूमन के अंदर क्या है, सूक्ष्म जीव, क्या कर देंगे इसको, इसमें पचाने की कोशिश करेंगे इसको प्रोटीन में। ठीक है। ये चीज हो गई। लेकिन कितना कर पाएंगे ये, कितना परसेंट भाग कर पाएंगे, इस अमोनिया का केवल और केवल 90% भाग किसमें कन्वर्ट कर पाएंगे, माइक्रोबियल प्रोटीन में। यानी जो अधिकांश भाग है, जो अमोनिया बनी है, उसका किसमें कन्वर्ट हो गया, माइक्रोबियल प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो ये कितना परसेंट भाग आ गया, 90% भाग, जितनी भी अमोनिया बनी। दूसरा, बचा 10% भाग इस टोटल अमोनिया का। ठीक है। वो किसमें एंटर कर गया इसका, ठीक है, क्या चीज बनाई उसने, ये 10% अमोनिया वाला भाग यूरिया साइकिल में एंटर हो गया। ठीक है। तो ये किस में आ गया, लीवर में पहुंच गया। और इस लीवर से इस 10% का, ठीक है, 10%, इस 10 का 10% तो किस में आ गया, लार में। बाकी का 90% वहां चला गया, उत्सर्जित कर दिया गया। ठीक है, यूरिन के द्वारा। तो ये होता है आपका जो टोटल नाइट्रोजन है, उसका यूटिलाइजेशन इस तरह से होता है। ठीक है। 60% और 100%, टोटल अमोनिया बनी, टोटल अमोनिया का 90% प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया सूक्ष्म जीवों के द्वारा। 10% लीवर में पहुंच गया, लीवर में जो पहुंचा, ठीक है, यूरिया साइकिल में, उसमें से 10% तो वापस लार में इंक्लूड कर दिया गया, और 90% कहाँ कर दिया गया, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा। तो इस तरह से यूटिलाइजेशन होता है कंप्लीट नाइट्रोजन। ठीक है। अब देखिए, अब जो यूरिया हम खिला रहे हैं, इसकी मात्रा यदि अधिक हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, यानी एक लिमिट तक तो यूरिया की फीडिंग कराना ठीक है, लेकिन अगर उसकी मात्रा यदि ज्यादा हो जाए, तो शरीर में क्या होगा, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। जिससे क्या होगा, मतलब शरीर में किसकी मात्रा बढ़ेगी, अमोनिया की बढ़ेगी, है ना, क्योंकि यूरिया किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया में परिवर्तित हो रहा है। तो अमोनिया की कितनी मात्रा बढ़ने पर हम ये कहेंगे कि शरीर में यूरिया की विषाक्तता हो गई, या यूरिया टॉक्सिसिटी हो गई। ठीक है। क्योंकि हमने अभी बात की थी कि जो यूरिया है जितना भी है, पूरा का पूरा 100% रूमन के अंदर किसमें कन्वर्ट होता है, अमोनिया में परिवर्तित होता है। ठीक है। जो ये यूरिया है 100% किसमें कन्वर्ट होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है। किसी भी कारण जानवर द्वारा जो यूरिया की अधिक मात्रा का सेवन करने के कारण क्या होती है, यूरिया की विषाक्तता होती है। क्यों होती है, क्योंकि यूरिया किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में। लेकिन अमोनिया की कितनी मात्रा रूमन में होगी, ठीक है, या कितनी मात्रा रक्त में संग्रहित हो जाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी, तब हम उसे क्या कहेंगे, यूरिया विषाक्तता कहेंगे। ठीक है। यदि रक्त में अमोनिया की मात्रा कितनी हो जाती है, 1 मिलीग्राम प्रति 100 ml से अधिक हो जाती है, इस डाटा से अधिक हो जाती है, 1 mg/100 ml से अधिक हो जाती है, कहां पर, रक्त में। ये हम रक्त की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, यूरिया विषाक्तता कहेंगे। वहीं रूमन में, ठीक है, रूमन में यदि अमोनिया की सांद्रता 80 मिलीग्राम प्रति ml से अधिक हो जाती है, कितने से, 80 मिलीग्राम पर ml से अधिक हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूरिया विषाक्त। यानी रक्त में 1 mg और वुमन में 80 mg।
पर 100 ml से यदि अमोनिया की सांद्रता अधिक होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिया विषाक्तता कहते हैं। या फिर किसी कारण से भाई ये तो बढ़ेगी मात्रा, तब जब यूरिया की ज्यादा मात्रा खिला दी जाएगी। तब इसका उपचार क्या है? इसके उपचार के लिए ठंडे पानी का उपयोग किया जाता है, जितना जानवर पी सकता है उतना उसको पिलाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली 20 से 40 लीटर तो पानी कम से कम उसको पिलाना चाहिए, और रूमन की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है ना? दूसरा है तनु एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, सिरका। उस सिरके का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अमोनिया क्या है, क्षारीय नेचर की है ना? तो क्षारीयता को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, अ, अम्ल देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि क्षारीयता जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और जिससे यूरिया विषाक्तता जो है कम होगी। ठीक है, तो जो आपको याद रखना है मुख्य रूप से ये दो डाटा हैं, कि रक्त में अमोनिया की सांद्रता जो है 1 mg/100 ml से अधिक होने पर, और रूमन में 80 mg/100 ml होने से। कैसे? देखो, हमने बात कर रहे थे कि ये जो रूमन था, रूमन में तो सांद्रता ज्यादा ही रहेगी ना, है ना? तो रूमन में जितनी भी अमोनिया बन रही है, यह रूमन की झिल्ली के द्वारा, जो इसकी श्लेष्मा झिल्ली है, इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और जब इस अमोनिया का इसकी भित्ति के द्वारा अवशोषण किया जाता है, तो यह अमोनिया कहाँ पहुंचती है, रक्त में पहुंचती है ना? तो रूमन में तो इसकी सांद्रता ज्यादा ही होगी, और रक्त में क्या रहेगी, कम। तो रक्त में सांद्रता यदि 1 mg/100 ml से अधिक हो जाती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूरिया विषाक्तता। और रूमन में तो ये बनी रही है, तो रूमन में कब बोलेंगे, जब 80 mg/100 ml से अधिक हो। ठीक है, तो ये हो गया यूरिया विषाक्तता के बारे में। अब इसके बात करते हैं कि लक्षण वगैरह क्या रहेंगे, है ना, यूरिया के विषाक्तता के। सिम्टम्स की बात करें तो जानवर के शरीर में अकड़न हो जाएगी, टेटेनी हो जाएगी, रेस्पिरेशन में कठिनाई होगी, अत्यधिक लार स्राव होगा, और पेट में गैस अफरा वगैरह बने। ठीक है, और ट्रीटमेंट में वही हम बात कर चुके हैं, ठंडा पानी दें, उसके लिए डाइल्यूट कनु एसिटिक एसिड दें। ठीक है, जो सिरका है। तो ये होता है अपना किसके बारे में, यूरिया विषाक्तता के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज जो चारे की पोषकता को बढ़ाने के तरीके, ठीक है, कौन कौन सी तरीके होते हैं, बीमार पशुओं का क्या क्या आहार होता है, किस किस तरीके से उनके आहार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमने बात की यूरिया विषाक्तता के बारे में। और इसके साथ हमने बात की थी कि जो भी नाइट्रोजन जानवर ले रहा है, चाहे वो एनपीएन कंपाउंड से ले रहा है, एनपीएन का मतलब हो गया नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन, यानी सामान्यतः जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन कंपाउंड से मिलती है, जो प्रोटीन हम खा रहे हैं उससे मिलती है। लेकिन प्रोटीन के अलावा जो कोई भी नाइट्रोजन अन्य पदार्थों से मिलती है वो क्या कहलाते हैं, एनपीएन कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन तो मिल रही है लेकिन वो प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो किस किस तरीके से नाइट्रोजन मिलती है, कितनी मात्रा में मिलती है, ठीक है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे, तो आप इसको एक जरूर याद रखें, है ना, किनको हमें नाइट्रो यूरिया फीडिंग करानी चाहिए, किसको नहीं करानी चाहिए, रूमिनेंट को, और 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों को करानी चाहिए, और 6 माह से कम उम्र के बच्चों को या नॉन रूमिनेंट को नहीं करानी चाहिए। ठीक, तो अब यहां तक आपकी कोई समस्या है तो वो आप एक बार बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में, हमारी कल की क्लास में न्यूट्रिशन लगभग लगभग समाप्त हो जाएगी अपनी, है ना? और उसके बाद हम इसको मतलब क्या नाम है, अपने जो ऐप पर हम इस क्लासों को चलाएंगे।
ये दीप्ति उपाध्याय अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये क्या वैसा हमें मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज है अल्सरेटिव कोलाइटिस। जय श्री राम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम समाप्त करते हैं न्यूट्रिशन को, और बाकी जिन जिन लोगों को मतलब अपनी क्लासेज का एसेट्स लेना है जय श्री तो राम। वो लोग संपर्क कर सकते हैं, है ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ, लिंक से आप ऐप डाउनलोड करके और वहाँ पेमेंट करके, या वैसे भी ये वो एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मंडे से अपनी कोशिश ये रहेगी कि इसको हम ऐप पे ही चालू करें, जो अपने, क्यों काफी समय हो गया, हमने 3 सब्जेक्ट कवर करा दिए यहाँ पर, है ना। और कल या परसों में जीके वाले सर की क्लास लगवाते हैं। ऑनलाइन सर? हाँ, ऑनलाइन। ठीक है। ओके, सभी को गुड नाइट, जय श्री राधे।